लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन। सर कल वाला वो पता नहीं क्यों क्या एरर आ रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। उसमें लीनियर लेआउट में वो रेड लाइन दे रहा है। और फिर सर इसमें वो कर रहे थे क्या, इन्फर कंस्ट्रेंट्स? इसमें इन्फर कंस्ट्रेंट्स किया था क्या आपने? या ऑफ कोर्स इन्फर कंस्ट्रेंट्स करेंगे तभी तो वो सेट हो पाएगा, तभी वो बिल्कुल अपनी क्या कहते हैं पोजीशनिंग पे सेट हो पाएगा ना। यस सर। तो सर आपको वो इन्फर इन्फर कर कंस्ट्रेंट्स दिया, तो ऑफ उसके कोर्स बाद करना ही भी नहीं पड़ेगा। आ रहा है। हाँ इन्फर कर दिया। हाँ इन्फर कर दिया मैंने। हाँ उसके हाँ बाद भी वो थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। वो गूगल ये रेडियो बटन जो है ना, रेडियो हाँ हाँ। बटन नहीं आ रहे हैं। उनकी बस छोटी छोटी लाइंस आ रही हैं बस। तो ओरिएंटेशन चेक करो। माइट भी तुमने ओरिएंटेशन कुछ गड़बड़ लगाया हो। लीनियर रेडियो उसमें ग्रुप को रेडियो ग्रुप के अंदर हॉरिजॉन्टल दिया ओरिएंटेशन है। हॉरिजॉन्टल लगाना है। हॉरिजॉन्टल लगा है सर। हॉरिजॉन्टल लगा है देन फिर तो चेक करो कहीं कुछ पोजीशनिंग वगैरह की कुछ गड़बड़ तो नहीं करी है। नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं दिख रहा। जस्ट चेक इट आउट, पोजीशनिंग भी सही है। डोंट वरी, जस्ट चेक इट आउट। एक बार ट्राई करके देखो, उसमें बनाने की कोशिश करो। ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि बहुत ज्यादा हार्ड है। उसको एडजस्ट यस करने सर। की कोशिश करो तो बन जाएगा। ओके सर, मैं ट्राई करता हूँ ट्राई। हाँ ओके। फिर यस कोई सर। इशू हो तो फिर बताना। ओके सर। मतलब क्योंकि जो लेआउट होता है ना, वो लेआउट आप जब सेट करोगे तभी उसमें प्रॉपरली वो काम कर पाएगा। ठीक है, अगर वो हाँ। काम नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब वो कहीं पोजीशनिंग में ही कुछ गड़बड़ आ रही है। यस सर। तो दैट्स नॉट अ बिग इशू, वो आप इजीली कर सकते हो। ओके। यस सर। तो yesterday I told you that we have inserted some data inside our database. Okay, yes or no guys, है ना। कल हम लोगों ने यस क्या सर। किया था, एक इंसर्शन का प्रोग्राम बनाया था जिसके अंदर हम लोगों ने एक मॉडल क्रिएट किया था। वी हैव क्रिएटेड अ मॉडल जिसके अंदर हमने कुछ आइटम्स ऐड किए थे और उसके बाद हमने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया था, फिर उसके बाद कुछ गेटर सेटर मेथड्स लगाए थे। यस और नो, यस है ना। सर। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। जिस किसी को पोजो अगर नहीं समझ में आ रही तो अभी आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ में वी डिड समथिंग कॉल्ड इम्प्लीमेंट सीरियलाइजेबल। अब कल हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था बट आज हम यहाँ पर पहले यही डिस्कस करते हैं कि ये सीरियलाइजेबल क्या होता है। क्या होता है सीरियलाइजेबल, विक्रांत? सर इसमें सीरियलाइजेबल जावा में सर इसमें वो रहता था। java.io फाइल रहती थी, वो अपन करवाते थे। java.io फाइल तो io है, डॉट लेकिन आई एम सीरियलाइजेबल। आस्किंग सीरियलाइजेबल, व्हाई वी यूज दिस सीरियलाइजेबल। यस अजय। सर एट सर ऐसा सर ऐसा इंटरफेस जिसमें कि मतलब कोई मेथड भी डिक्लेयर ना हो हाँ और डेटा मेंबर भी सर डिक्लेयर ना होता है। हाँ, तो मतलब सिर्फ सच टाइप ऑफ इंटरफेस इज नोन एज, सीरियलाइजेबल इंटरफेस। ना सॉरी गलत। यस ऐसा खुशबू, आप बताएंगी? सतीश, सुमित, हेलो गाइस, आर यू गेटिंग माय वॉइस? यस यस सर। सर। यस सर। तो क्या होता है बताएं सीरियलाइजेबल। चलिए, अब जैसे अजय ने कहा तो अजय ये बता रहे हैं कि उसके अंदर मेथड नहीं होता। देखो, इसको आप चाहो तो लिख सकते हो कि सीरियलाइजेबल जो होता है वो एक मार्कर इंटरफेस होता है। It is a kind of a marker interface. What is a marker interface? In fact, marker interface is a kind of an interface which doesn't have any abstract method inside it. ठीक है। सीरियलाइजेबल जो होता है वो एक मार्कर इंटरफेस होता है जिसके अंदर कोई भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं होता। तीन तरह के इंटरफेसेस होते हैं, ठीक है। मतलब आप इंटरफेस के मतलब में जानते हो क्या होता है? व्हाट इज इंटरफेस? इंटरफेस बेसिकली अ डिजाइन पैटर्न, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि इंटरफेस क्या होता है तो आप सिंपली ये कह सकते हो कि इंटरफेसेस आर बेसिकली अ काइंड ऑफ अ डिजाइन पैटर्न वेयर वी हैव टू क्रिएट सम मेथड्स और डेटा मेंबर्स इनसाइड इट, ठीक है। तो अब जब इंटरफेसेस की बात आती है तो तीन तरह के इंटरफेसेस होते हैं। एक ऑर्डिनरी इंटरफेस होता है, एक फंक्शनल इंटरफेस होता है, तीसरा जो मार्कर इंटरफेस होता है, ठीक है। तो जो ऑर्डिनरी इंटरफेसेस होते हैं या नॉर्मल इंटरफेसेस होते हैं उसके अंदर एक से ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे, लेकिन सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे, ठीक है। मतलब दो तीन मेथड जो भी आप बनाओगे वो सारे के सारे आपके एब्स्ट्रैक्ट होने चाहिए। तो अगर आप नॉर्मल कोई इंटरफेस क्रिएट करते हो तो आप दो तीन इंटरफेसेस में
एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स इंटरफेस में डिफाइन कर सकते हैं। हाउएवर जब हम बात करते हैं फंक्शनल इंटरफेस की, तो फंक्शनल इंटरफेस एक ऐसा इंटरफेस होता है जिसके अंदर केवल और केवल एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है, एक से ज्यादा ही नहीं हो सकता, केवल एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा। अगर आप चाहो तो उसको कहीं नोट डाउन कर लीजिए, अपने पास लिख लीजिए, आपका फायदा रहेगा। ठीक है, तो functional interface are those interfaces which have only and only one abstract method inside it. However, marker interface are those interfaces which do not have any abstract method inside it. Clear है तीनों guys? समझ में आ गया? सुनील, सुमित, सतीश, मृत्युंजय, खुशबू? यस सर। अजय? बाकी लोग प्लीज रिस्पॉन्स कर दिया करिए, तो एटलीस्ट पता चल जाता है कि हाँ आप लोगों को क्लियर हुआ, या कोई क्वेश्चन है तो पता चल जाएगा एटलीस्ट। आ गया सर। ठीक है, तो ये तीन इंटरफेसेस हम लोग यूज कर रहे हैं। तो सीरियलाइजेबल यहाँ पर हमारा इसलिए यूज किया जाता है कि जब हम कोई भी डेटा अपना सीरियलाइज करते हैं, तो सीरियलाइज बेसिकली कहाँ पर यूज किया जाता है, जहाँ पर हम अपना जो डेटा होता है या ऑब्जेक्ट होता है वो एक मतलब ऐसे कह सकते हो कि जावा ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट किया जाता है स्ट्रीम ऑफ बाइट्स में। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सीरियलाइजेशन, जावा में बोलते हैं सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन। तो जब हम अपने ऑब्जेक्ट को स्ट्रीम ऑफ बाइट्स में कन्वर्ट करते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं सीरियलाइजेशन। इट इज अ काइंड ऑफ अ मैकेनिज्म टू कन्वर्ट एन ऑब्जेक्ट, जावा ऑब्जेक्ट, इनटू स्ट्रीम ऑफ बाइट्स। हाउएवर जब हम वापस से स्ट्रीम ऑफ बाइट से डेटा या ऑब्जेक्ट कन्वर्ट करते हैं जावा में, तो इसको बोलते हैं डीसीरियलाइजेशन। क्लियर, समझ में आया कि नहीं? अभी आगे इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है, बहुत ध्यान से समझिएगा, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है आपको, नंबर ऑफ टाइम्स पे इसको आपको यूज करना होगा। ओके सर। ठीक है, तो मेक श्योर कि यहाँ पर सीरियलाइजेबल हमने इसलिए लगाया है क्योंकि ये सारे डेटा मेंबर्स हम सीरियलाइज करना चाहते हैं। तो अगर किसी डेटा मेंबर को हमें सीरियलाइज नहीं करना होता तो या तो हम उसको प्राइवेट स्टैटिक कर देते हैं, या फिर हम उसके आगे कीवर्ड जोड़ देते हैं, ट्रांजिएंट कीवर्ड। ठीक है, यहाँ पर हम उसको ट्रांजिएंट कीवर्ड जोड़ देते हैं, ट्रांजिएंट कीवर्ड होता है। तो इस ट्रांजिएंट कीवर्ड को अगर आप ऐड कर देंगे, नाउ दिस डेटा मेंबर विल नॉट सीरियलाइज। जावा पढ़ी है ना, याद है थोड़ी बहुत? यस विक्रांत, हाँ ना बोलोगे? यस सर। भूल गए हो? नहीं, जावा भूल गए हो? स्ट्राइक नहीं होता है एकदम से। हाँ, तो वही चीज तो है ना कि भाई इंटरव्यू फिर कैसे क्रैक करोगे यार? इंटरव्यूअर तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो स्ट्राइक करने के आप सोचने का टाइम थोड़ी देगा वो, कि 10 मिनट सोचो, 15 मिनट सोचो, फिर हम आंसर करेंगे। आपको तो तुरंत क्लिक होना चाहिए ना कि आंसर, इधर क्वेश्चन आया उधर आंसर करिए आप फटाफट। तो ये चीज आपकी तभी हो पाएगी जब प्रैक्टिकल प्रैक्टिस के साथ में आप थोड़ा सा थ्योरी रिवाइज करते रहोगे। ठीक है, तो हम ये चीज सभी को बोल रहे हैं, सभी से कह रहे हैं कि एंड्रॉइड जो आप पढ़ रहे हो, एप्लीकेशन डेवलपमेंट जो आप पढ़ रहे हो, उसके साथ साथ में कीप ऑन रनिंग विद जावा ऑल्सो। ठीक है, कीप गो थ्रू विद जावा कॉन्सेप्ट्स, थोड़ा सा जावा 8 के फीचर्स, जावा 9 के फीचर्स को एक बार स्टडी करते रहिएगा, क्योंकि आपको एंड्रॉइड से पहले जावा ही पूछेगा इंटरव्यू में, ध्यान रखिएगा सभी लोग। ओके ओके सर। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप लोग अपने आप को इस तरीके से तैयार कर लो ताकि आप जो इंटरव्यू क्रैक करो वो एक बार में आपका इंटरव्यू क्रैक हो जाए। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। So yesterday we have discussed and we have performed insertion of data, कि इस तरीके से हमने एक मॉडल बनाया था और मॉडल के अंदर हमने डेटा ऐड किया था, और फिर इसी के साथ में एक हेल्पर क्लास बनाई थी, डेटाबेस हेल्पर, जिसके अंदर हमने एक टेबल क्रिएट करी थी, और टेबल के साथ साथ में हमने यहाँ पर कुछ कांस्टेंट वैल्यूज बनाई थी रिगार्डिंग दैट टेबल, और फिर उसके बाद हमने यहाँ पर एक मेथड क्रिएट किया था जिसके थ्रू हमने डेटा को ऐड करवाया था। ठीक है, तो उसके लिए हमने सबसे पहले एक एसक्यूएलाइट डेटा ऑब्जेक्ट बनाया था, गेट राइटेबल डेटाबेस से हमने उसको एक्सेस किया था, और उसके बाद नेक्स्ट एक क्लास बनाई थी कंटेंट वैल्यूज, जिसके अंदर हमने अपने डेटा को मैप अप कराया था विद जो हम डेटा अपना इंसर्ट करवा रहे हैं। ठीक, आफ्टर दैट उसके बाद हमने यहाँ पर इंसर्शन की क्वेरी चलाई, मतलब या ऐसे कह सकते हो इंसर्शन का मेथड परफॉर्म किया, और अगर डेटा हमारा इंसर्ट हो जाता है, नाउ दिस मेथड विल रिटर्न इंटीजर वैल्यू, तो 1 का मतलब होता है ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पर आप चाहो तो उसको बूलियन भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है।
तो अगर आपने यहाँ पर 1 रिटर्न किया दैट मीन्स आपका डेटा इंसर्ट हुआ, और इंसर्ट होने के बाद आपने डेटाबेस को क्लोज कर दिया फाइनली। और अगर आपका डेटा इंसर्ट नहीं हुआ तो उस केस में यहाँ पर हमने क्या किया, रिटर्न 0 किया, और अपने डेटाबेस की एक्टिविटी के अंदर यहाँ पर हमने चेक किया कि अगर जो रिजल्ट आ रहा है वो अगर 1 आ रहा है, यानी कि ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब रिटर्न क्या करेगा, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। और अगर वो 0 नहीं है, सॉरी 1 नहीं है या कुछ और है, तो वो समथिंग वेंट रॉन्ग भी देगा। क्लियर है? ओके सर। यस सर। सभी को कोड समझ में आया कि नहीं? देखो Yes, sir. भाई सीधी सी हम आपको बताएं, हम आपको कोड लिख के बता देंगे, लेकिन समझना आप ही के हाथ में है। सभी लोगों के लिए कह रहे हैं कि अगर आपको कोड समझ में आ रहा है, ठीक है, कोडिंग आपको समझ में आ रही है कि हम एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, कहाँ से हमारा फ्लो चल रहा है, तभी आप एप्लीकेशन डेवलप कर पाओगे। सर डीबी हेल्पर का एक बार बता दीजिए। डीबी ट्राई पे, हाँ ट्राई में जैसे लगाया ना कंटेंट वैल्यू CV न्यू कंटेंट वैल्यू, हाँ, तो देखो आपने बोला हाँ बोलिए। देखो होता क्या है कि जब हम लोग डेटाबेस हैंडलिंग करते हैं, एक्सेप्शंस आपने पढ़ी है ना, एक्सेप्शंस आप जानते हो सभी लोग। यस सर। यस सर। एक्सेप्शंस क्या हाँ। होती हैं, कितने तरीके की एक्सेप्शंस होती हैं? सर 2 तरीके की होती हैं, कौन कौन सी? सर, एक रन टाइम नहीं, एक एरर नहीं सर, एक एरर और एक और ना, एक तो होती है चेक्ड एक्सेप्शंस, एक होती है अनचेक्ड एक्सेप्शंस। अनचेक। यस 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 यस। ठीक है, तो एक चेक्ड एक्सेप्शंस और अनचेक्ड एक्सेप्शंस का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जो अनचेक्ड एक्सेप्शंस होती हैं उसको आपका जो जेवीएम है, यानी कि जावा वर्चुअल मशीन जो इंटरप्रेटर है बेसिकली, वो इग्नोर कर देता है। ठीक है, इग्नोर करने का मतलब ये है कि जब वो एक्सेप्शन रेज होगी एट दैट टाइम हम उसको हैंडल करेंगे इन फ्यूचर। ठीक है, तो जब वो रेज करी जाएगी तब उसकी हैंडलिंग की जाएगी, एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन उसको हम इग्नोर कर देंगे, यानी कि इंटरप्रेटर आपका इग्नोर कर देगा। तो सच टाइप ऑफ एक्सेप्शंस आर नोन एज अनचेक्ड एक्सेप्शंस। क्लियर? लेकिन Yes, जब हम चेक्ड एक्सेप्शंस की बात करते हैं तो चेक्ड एक्सेप्शंस आर दोज एक्सेप्शंस व्हिच कांट बी इग्नोर्ड बाय द जेवीएम, मतलब उसको आपको हैंडल करना ही करना है। यस सर। ठीक है, तो जब कभी भी हम लोग फाइल हैंडलिंग की बात करते हैं, डेटाबेस कनेक्टिविटी की बात करते हैं, आपका इस तरीके का कोई भी दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो वहां पर जो एक्सेप्शंस होती है जो हम लोग हैंडल करते हैं वो आपकी चेक्ड एक्सेप्शंस होती हैं। ठीक है, समझ में आया? सो सिंस वी आर परफॉर्मिंग सम डेटा इंसर्शन ओवर हियर, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें डेटाबेस को हैंडल करना है। तो इस केस में हमें एक चेक्ड एक्सेप्शन लगाने से क्या होगा, हमें ये पता चल जाएगा कि अगर एक्सेप्शन आती है तो किस वजह से आ रही है, और नहीं आ रही तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? समझ में आया कि नहीं विक्रांत? यस सर। तो सर तो इसलिए हमने यहाँ SQL पर एक्सेप्शन इस पे आएगा ना? हाँ SQL एक्सेप्शन चेक्ड में आता है ना? हाँ, एसक्यूएल एक्सेप्शन या एसक्यूलाइट एक्सेप्शन हमेशा चेक्ड एक्सेप्शन में चेक्ड आता है। में। यस सर। ठीक है, तो अगर ये तो चलो हमारे पास एंड्रॉइड आईडी ही है तो इसने नहीं शो किया, लेकिन अगर हम इसको डायरेक्टली जावा की आईडी में लिखते तो ये तुरंत एक रेड लाइन शो कर रहा होता कि इसको यहाँ पर लिखने से पहले आप क्या करिए, इसको हैंडल करिए। ठीक है, तो उस केस में हम यहाँ पर थ्रोज लगाते, थ्रोज एसक्यूएल एक्सेप्शन या एसक्यूलाइट एक्सेप्शन जो भी लिखते वो हैंडल करना पड़ता। यस सर। यस सर। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया कि नहीं गाइस? आ गया सर। ओके, सो अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि जो डेटा हमने इंसर्ट किया था अब उस डेटा को हमें रीड करना है। ठीक है, तो अब अगर हम डेटा रीड करें तो डेटा हम कैसे रीड करेंगे, उसके लिए हम कुछ प्रिपरेशन करते हैं। अभी हम अपडेशन नहीं बता रहे, डिलीशन नहीं बता रहे, पहले डेटा इंसर्ट कर लेते हैं फिर डेटा रीड करते हैं, मतलब जो हमने इंसर्ट किया वो हम देखे तो कि गया कि नहीं गया। सर हाँ सर मैंने वो वाला एरर तो सही हो गया, मैंने रन किया मेरे फोन पे, फिजिकल डिवाइस पे, तो वो अब जो पहले वाला था पेज वही शो कर रहा है। हम एंड्रॉइड मैनिफेस्ट में मतलब डेटाबेस एक्टिविटी पे ही रखना है ना वो, बस इंटेंट फिल्टर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और कहीं नहीं रखना है। ओके। ठीक है गाइस, तो ये चीज समझ में आ गई। तो अब हम डेटा रीड करने जा रहे हैं, सो वी हैव टू फाइंड ऑल डेटा। ठीक है, तो सारा डेटा हमें निकालना है, तो इसके लिए हमें एक और मेथड बनाना पड़ेगा यहीं पर ही। तो पब्लिक यहाँ पर बनाएंगे एरे लिस्ट। अब कोई बताएगा यहाँ पर हम एरे लिस्ट क्यों बना रहे हैं? कौन बताएगा? होगा शायद।
यहाँ पर हम तो एरे मैं लिस्ट क्यों बना रहे sequentially हैं? हाँ? सर जो डाटा sequentially हमें एरर retrieve करेंगे करना वो है। अरे लिस्ट में हाँ लगेगा। करेक्ट करेक्ट, मतलब जिस ऑर्डर में हमारा डेटा गया है उसी ऑर्डर में हमें डेटा को क्या करना है, रिट्रीव करना है। तो जब रिट्रीव करेंगे मतलब पहला ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा ऑब्जेक्ट, एक एक करके सारा डेटा निकल के आना चाहिए कि नहीं, है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक कलेक्शन पूरा क्रिएट करना पड़ेगा जिसके थ्रू हम पूरा डेटा स्टोर करवा पाएंगे एक सिंगल ऑब्जेक्ट के अंदर। क्लियर? तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, एरे लिस्ट चाहिए होगी ऑफ कोर्स, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या बनाया, यहाँ पर हम अगेन एक एरे लिस्ट क्रिएट करते हैं या चाहो तो इसको आप यहाँ से एरे लिस्ट हटा दो, इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए, यहाँ पर आप लिस्ट क्रिएट कर लीजिए, सॉरी यूजर क्रिएट कर लीजिए। तो यहाँ पर हमने क्या बनाया, लिस्ट इक्वल्स टू अब डेटा रिट्रीव करना है, तो डेटा रिट्रीव करने के लिए क्या करेंगे, दिस डॉट गेट रीडेबल पहले तो अच्छा, पहले तो एसक्यूएलाइट का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। पहले एसक्यूएलाइट डीबी इज इक्वल्स टू दिस डॉट गेट राइटेबल डेटाबेस, सॉरी। और अब यहाँ पर हमें क्या करना है, डेटा वो करना है, रीड करना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, डेटा रीड करने के लिए db डॉट मैथड आ जाएगा, एक काम करते हैं, चलो इसको अभी हम यहाँ पर न्यू डेटाबेस ही लिख देते हैं, न्यू एरे लिस्ट ही लिख देते हैं ताकि इजीली हैंडल हो जाए। ठीक, अब यहाँ पर हमने क्या बनाया, यहाँ पर हमने डेटाबेस अपना क्रिएट कर लिया है। तो डेटाबेस इज इक्वल्स टू दिस डॉट गेट राइटेबल डेटाबेस और एरे लिस्ट यूजर लिस्ट इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एक करके सारा डेटा निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, db डॉट एड, या एक काम और कर सकते हैं इस जगह पर, यहाँ पर एक कर्सर बनाते हैं। ठीक है, तो कर्सर क्या होता है, कर्सर बेसिकली रीड करने का काम करता है। या कर्सर वो करेगा, रन करेगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, तो कर्सर इज इक्वल्स टू db डॉट, यहाँ पर आ जाएगा क्वेरी। तो अब क्वेरी जो होगी वो हमारी यहाँ पर एग्जीक्यूट करेगी, कहाँ से कितना कौन कौन सा डेटा निकालना है। ठीक है, तो क्वेरी जो हमारी रन करेगी वो क्या होगी, क्या होगी क्वेरी, यस गाइस, select asterisk from database जो हाँ, नाम select है, star asterisk from db from, यहाँ पर आ जाएगा from table name, राइट, table, select star from table name, राइट। yes sir। हाँ, और इसके बाद यहाँ पर हम क्या कर देंगे, क्योंकि सारा डेटा हमें निकालना है तो कॉलम वाइज वगैरह कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, या फिर यहाँ पर क्वेरी की जगह रॉ क्वेरी लगा लेते हैं। सर इससे क्या होगा, क्या चीज, रॉ क्वेरी से मतलब, अभी बता रहे, एक मिनट। रॉ क्वेरी और क्वेरी का मतलब दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जब हम किसी भी पर्टिकुलर टाइप का डेटा निकालना चाहते हैं स्पेसिफिकली, मतलब जब हमारे पास कोई ऐसी टेबल बनी हुई है जहां पर हमारे पास बहुत सारा डेटा है लेकिन हम पर्टिकुलर कॉलम का ही डेटा निकालना चाहते हैं, सारा डेटा नहीं फेच करना चाहते, पर्टिकुलर कॉलम का ही मतलब डेटा हम निकालना सिर्फ एक चाहते हैं। पर्टिकुलर डेटा को मेमोरी में लेना चाहते हैं, बाकी उसको हम, हाँ करेक्ट, ठीक है। तो उस केस में हमें क्या करना होता है, वहां पर हम क्वेरी मेथड लगाते हैं। लेकिन जब हमें कुछ स्पेसिफाई नहीं करना, हमें सारा डेटा चाहिए, तो हमें आर्ग्यूमेंट्स पास करने की जरूरत नहीं है, हमें सिंपल क्या करना होगा, अपना जो क्या कहते हैं क्वेरी है वो सिंपल लिख देनी होगी, बाकी आर्ग्यूमेंट्स को इग्नोर कर देना होगा या नल कर देना होगा। सर मतलब रॉ क्वेरी जब कम डेटाबेस में डेटा हो तो ये रॉ क्वेरी यूज कर सकते हैं। करेक्ट, बिल्कुल सही। ठीक है, गॉट इट और नॉट? सर एक बार फिर से बता दीजिए, समझ नहीं आया वाला। क्या रॉ क्वेरी क्यों यूज कर रहे हैं, वापस बता दीजिए।
देखो रॉ क्वेरी और क्वेरी में डिफरेंस ये होता है कि रॉ क्वेरी में हमें किसी स्पेसिफिक आर्गुमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। मतलब हमने जो जैसे मान लीजिए हमारे पास 5 कॉलम या 10 कॉलम है, ठीक है, तो क्वेरी हम वहां चलाएंगे जिसमें हम पर्टिकुलर पार्ट का प्रोजेक्शन करते हैं। प्रोजेक्शन समझते हैं क्या होता है? व्हाट इज प्रोजेक्शन? जो है मतलब जो शो करते हैं उसको नहीं, डेटाबेस के अंदर प्रोजेक्शन या सिलेक्शन पता है क्या होता है? व्हाट इज सिलेक्शन और प्रोजेक्शन? यस खुशबू बता सकती है? खुशबू डिस्प्ले करना सर। हेलो, जैसे मान लेते हैं ये आईडी दी हुई है, सपोज ये आईडी हो गया, ये नेम हो गया हमारा, ये ईमेल हो गया, ये सैलरी हो गई, ठीक है, ये आगे आगे चीजें हो गई सपोज, ठीक। अब हमें क्या करना है, हमने जो क्वेरी लगाई वो हमने क्या किया, यहाँ से हमें नेम निकालना है, सैलरी निकालनी है और डेट ऑफ बर्थ, मान लीजिए डीओबी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर कॉलम्स का जब हम डेटा निकाल रहे हैं तो इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन, कॉलम वाइज, ठीक है। और जब सारा डेटा हम टपल वाइज निकालते हैं तो इसको बोलते हैं सिलेक्शन। समझ में आया? तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं, प्रोजेक्शन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम सिलेक्शन कर रहे हैं कि मतलब कोई भी कॉलम हो हमारा सारा डेटा निकल के आ जाए। तो सेलेक्ट स्टार का मतलब सारे कॉलम्स को सेलेक्ट करके सारे कॉलम्स पिकअप कर रहा है। तो इसलिए हमने यहाँ पर रॉ क्वेरी डाली है इंस्टेड ऑफ क्वेरी। सर क्वेरी जो है वो सिर्फ प्रोजेक्शन में काम आता है। हाँ, प्रोजेक्शन के समय में, मतलब किसी भी पर्टिकुलर कॉलम को हमें फाइंड आउट करना है तो उस समय यूज किया जाएगा। क्लियर? गेटिंग और नॉट? अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कर्सर को हम सेट कर देंगे, कर्सर मूव टू फर्स्ट, यानी कि सबसे पहले हमारा जो कर्सर होगा वो कहाँ आ जाए, मूव टू फर्स्ट आ जाए, ठीक है। और इफ चेक लगा सकते हैं, अगर आप चेक लगाना चाहो तो यहाँ पर आप चेक भी लगा सकते हो इस जगह पर कि इफ कर्सर इज नॉट इक्वल्स टू नल। तो इफ कर्सर इज नॉट इक्वल्स टू नल, यानी कि कर्सर अगर नल नहीं है तो क्या करें, अभी लूप चलाना होगा ऑफ कोर्स, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर हमें अगर देखो, वैसे तो रिक्वायरमेंट नहीं है कि कर्सर इज नॉट इक्वल्स टू नल, तो आप इसको डायरेक्टली क्या कर सकते हो, ये क्या लिखा हुआ है कि इसको आप कर्सर ऑलवेज ट्रू होगा, ठीक है। तो इसको आप ट्रू करके रख सकते हो कि हाँ भाई कर्सर हमें मिल रहा है, तो कर्सर हमेशा ट्रू होगा। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि कर्सर मूव टू फर्स्ट, हमेशा मूव टू फर्स्ट करा दो ऑलवेज, ठीक है। तो आप कर्सर मूव टू फर्स्ट कर दीजिए, जैसी मर्जी, मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं गाइस? क्यों कर रहे हैं कर्सर? क्योंकि देखो जो हमारी रिजल्ट सेट बनेगा, जो हमारा टेबल बनेगा, क्योंकि हम डेटा जब निकालेंगे तो एक रिजल्ट सेट बन के आएगा कि नहीं? यस सर। है ना? तो जब रिजल्ट सेट बन के आएगा तो उस रिजल्ट सेट को हमें कलेक्ट करके एक जगह पर पास करना होगा, ठीक है। तो हमें मतलब ना आउटपुट ना, हाँ एग्जैक्टली। तो जो पूरा डेटा है, यानी कि पहले पॉइंटर से या पहले रिकॉर्ड से लेकर लास्ट रिकॉर्ड तक सारा कलेक्ट करके लाना है, तो पहले तो हमें कर्सर को वहां भेजना पड़ेगा ना। बात समझ में आएगी नहीं? हाँ ओके सर। नहीं क्लियर हो तो फिर से बता दे। देखो यहाँ पर हमें मतलब हमको अपना जैसे हमें वो होता है कि वो मतलब हार्ड डिस्क में वो डेटा कहाँ रखा है वहां पे लेके जाना। हाँ, इंडेक्सिंग करवाते हैं ना। तो इंडेक्सिंग का मतलब क्या है, जैसे हमारे पास ये कॉलम है तो यहाँ पर हमने ये क्या किया, इस तरीके से टपल्स बनाई हुई है, मतलब ठीक है। हाँ, लोकेट करने के लिए। करेक्ट। तो मान लेते हैं कि हमारा जो लास्ट रिकॉर्ड गया था वो यहाँ पर कहीं पहुंचा था सपोज, ठीक है। मतलब हमने इसके बाद अपना रिकॉर्ड जब डाला तो वो यहाँ पर कहीं इंसर्ट हुआ था, राइट? क्लियर है? समझ में आई बात? तो अब जब हम इसको कॉल करेंगे तो वापस से हमें कर्सर कहाँ पहुंचाना पड़ेगा, यहाँ पहुंचाना पड़ेगा, तभी तो हम सारा रिजल्ट सेट निकाल के ला पाएंगे यहाँ पर। ओके हाँ ये सर, मतलब फर्स्ट वाले पे। ओके समझ गया। स्टार्टिंग से सर करेंगे चेक सारे। हाँ और क्या सर, मतलब ऐसा है कि जैसे टोटल रिजल्ट सेट तो तभी मिलेगा ना जब हम फर्स्ट से मूव करना शुरू करेंगे, लास्ट तक जाएंगे। सर जैसे हमारा सेकंड लास्ट में हमारा कर्सर है अभी, क्योंकि हमने वहां तक वो कर दिया, आप इनपुट डाल चुका है। पर हमको जब रिट्रीव करना है तो वापस हमको कर्सर को फर्स्ट वाले पे लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि हमको पूरे कॉलम का डेटा चाहिए। बिल्कुल समझ में आया कि नहीं भाई? अगर हमें 50 लोग एक लाइन में लगे हुए हैं कि भाई किसी भी तरीके से खड़े हो जाओ, ठीक है। अब उसमें से हमें गिनती करना है ना, कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा ना हमें। तो गिनती करेंगे, काउंट करेंगे तो किसी एक पॉइंट से शुरू करेंगे ना। तो जहां से लाइन शुरू होती है अमिताभ बच्चन वाली,
कि जहां हम खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, तो अब लाइन शुरू हो रही तो उसका मतलब काउंटिंग कहाँ से करनी है? जहां से लाइन शुरू हो रही है। अमिताभ बच्चन यहाँ खड़े हुए हैं, yes, है ना? तो कर्सर क्या होगा? वही अमिताभ बच्चन है कि जहां हम शुरू होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, ठीक? तो मूव टू फर्स्ट वही चीज है। ओके सर, क्लियर? तो अब हमें यहाँ पर क्योंकि डेटा एक साथ निकालना है, दैट मीन्स हमें यहाँ पर एक लूप लगाना पड़ेगा। तो लूप लगाना पड़ेगा, दैट मीन्स हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा? डू वाइल। ठीक है, डू वाइल लगाएंगे तो डू वाइल। अब वाइल का मतलब क्या हो गया? कंडीशन कहाँ तक चलेगी? लास्ट तक है, लास्ट तक। यानी कि हर बार कंडीशन में क्या होगा? कर्सर को नेक्स्ट 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 करना पड़ेगा, तो मूव टू नेक्स्ट। ठीक है, कर्सर कहाँ तक चले? मूव टू नेक्स्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं गाइस? यस, क्लियर है? तो अब जो हमारे पास सॉरी, जो हमारा डेटा बन रहा था उसको हमें डेटा इंसर्ट करना पड़ेगा कि नहीं? हेलो, है ना? तो इसके लिए हमें फिर से यूजर क्लास चाहिए होगी। तो यूजर इज इक्वल्स टू न्यू यूजर, क्योंकि ये तो हमारे पास डेटा निकलेगा ना। हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? बताओ दो अभी भी, क्योंकि जब तक हमारे पास ये मॉडल नहीं होगा तब तक हम डेटा इंसर्ट कहाँ करेंगे? सर ये क्या हुआ अभी? यूजर भाई सेटर गेटर बनाया था, याद है? यस सर। तो जब हमने डेटा यहाँ पर इंसर्ट किया था तो यहाँ पर हमने गेट किया था, इस जगह पर फॉर्म से डेटा भेजा था और यहाँ पर हमने गेट किया था। अब यहाँ से डेटा हम वहां भेज रहे हैं, तो यहाँ से अब क्या करवाएंगे? सेट करवाएंगे कि नहीं? यस, है ना? समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? सेट यूआईडी। तो अब यूआईडी कैसे निकलेगी? यूआईडी डॉट कर्सर, तो गेट स्ट्रिंग कॉलम इंडेक्स 0 या कॉलम इंडेक्स 1 ले लीजिएगा, क्योंकि पहला हमारा आईडी वाला जो है, जो ऑटो इंक्रीमेंट लगा है, वो तो वो हो जाएगा ना, 0 इंडेक्स हो जाएगा, तो ये 1 हो गया। समझ में आया कि नहीं? अगर आप कॉलम नेम देना चाहते तो गेट कॉलम नेम भी कर सकते, इस तरीके से भी गेट कॉलम इंडेक्स। यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हो, कर्सर डॉट गेट कॉलम इंडेक्स। यहाँ पर आप गेट कॉलम इंडेक्स के अंदर यहाँ पर आप पास कर दीजिए आईडी। ठीक है, तो ये यूआईडी आप जो भी लिखना चाहो तो गेट कॉलम इंडेक्स, तो इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा बेसिकली, क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। समझ में आया? तो बेटर क्या है? बेटर ये है कि हम यहाँ पर गेट स्ट्रिंग लगा देते हैं, ज्यादा बेटर है कि नहीं? ठीक, तो यहाँ पर हमें यूआईडी मिल गई, फिर यूआईडी के बाद क्या था? यूनेम, फिर इसके बाद क्या था? ईमेल, और इसके बाद क्या था? कॉन्टैक्ट। क्लियर कि नहीं? यस सोनो? हेलो, है ना? और फिर अब हम इस डेटा को क्या करेंगे? क्योंकि ये डेटा हमने एक ऑब्जेक्ट के अंदर डाला था, तो हम इसको क्या करेंगे? लिस्ट के अंदर ऐड करवा देंगे। ठीक है, तो लिस्ट डॉट ऐड, और ऐड के अंदर क्या पास कर देंगे? पूरा यूजर। सर आपके में कॉलम इंडेक्स लिखा आ रहा है, मेरे में 1 ही आ रहा है लिखा हुआ। मतलब आई पड़ता, आई लिख के आ रहा है ना, डजंट मैटर। आई का मतलब इंडेक्स ही होता है। ओके सर, ठीक, क्लियर? समझ में आया कि नहीं? बता दो अभी भी। और अब यहाँ से हम रिटर्न क्या कर देंगे? यहाँ से हम रिटर्न पास कर देंगे लिस्ट। हेलो, यस सर। हाँ सर, यस सर। ठीक है, यहाँ पर कहाँ ये एरर दे रहा है भाई? ओके, तो इसको हम क्या कर देंगे? यहाँ पर क्लोज भी करवा देंगे। तो यहाँ पर हम लूप के बाहर आ जाएंगे और यहाँ पर हम इस जगह पर कर्सर डॉट क्लोज कर देंगे। तो कर्सर डॉट क्लोज, मतलब रिसोर्स फ्री करने के लिए हम कर रहे हैं। हाँ, रिसोर्स को फ्री करने के लिए, करेक्ट। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ओके, क्लियर है? समझ में आया?
अगर आप ट्राई कैच लगाना चाहते हो तो इसको एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए ट्राई कैच भी डाल सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन यू। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर आप यहाँ पर क्या कहते हैं एरे लिस्ट रखोगे तो ये पैरामीटराइज्ड होनी चाहिए, मतलब जो भी हम डेटा स्टोर कर रहे हैं, रिट्रीव कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम जो लिख रहे हैं वो अगर हम खाली छोड़ देंगे, ठीक है, तो ये किसी भी तरीके का डेटा रिटर्न कर देगी, वो काम हमें नहीं करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर स्पेसिफिकली क्या मेंशन कर दें कि यहाँ पर हम केवल यूजर टाइप का ही डेटा चाहते हैं, मतलब जो रिटर्न होके आएगा वो क्या आएगा, यूजर टाइप का ही डेटा आएगा। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं गाइस, बता दो अभी भी। आ गया सर। क्लियर है ना? yes, भाई देखो हम फिर से बता रहे हैं, आपको ये सारी चीजें तभी समझ में आएंगी जब आपने कम से कम 2 बार जावा ढंग से पढ़ी होगी, कलेक्शंस ढंग से पढ़ा होगा, तभी आप ये चीज कर पाओगे, समझ पाओगे। यस सर। क्लियर है? तो चलिए, तो ये हमने बना लिया अपना मेथड। अब हमें क्या करना है, अपना डेटा रिसीव करना है। तो डेटा रिसीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमने एक स्विच केस बनाया था सबसे ऊपर, और यहाँ पर हम केस दे देंगे, केस r डॉट id डॉट रीड। तो अब हम रीड कर रहे हैं, तो रीड करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे रीड डेटा, यहाँ पर एक मेथड बना देते हैं रीड डेटा या रीड यूजर, जो भी आप करना चाहो। इसको हम बना देते हैं इंसर्ट यूजर, ऐसे कर दे सकते हैं यूजर डेटा, ठीक है, और इसको कर देते हैं रीड यूजर डेटा, ठीक, देन कर देंगे ब्रेक। क्लियर? गाइस समझ में आया नहीं? सर आ गया है, कल का देखना पड़ेगा मुझे बाकी। नहीं अभी भी बता दीजिए, क्योंकि देखो यहाँ पर हम पूरा जावा कोडिंग कर रहे हैं और आई होप कि आप लोगों को कलेक्शंस उतने अच्छे से नहीं आया है समझ में जब आपने पढ़ा था। तो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस थिंग रिपीटेटिवली कि अगर कोई भी प्रॉब्लम 1% की भी हो तो आप अभी भी बता दीजिएगा कि यहाँ पर हमें नहीं समझ में आया, या फिर से बता दीजिए। तो वो कल का देख लूंगा, उसके बाद अगर कुछ डेटा कुछ आएगा तो मैं पूछ लूंगा फिर आपसे। चलिए ठीक है। किसी और को कोई प्रॉब्लम? मृत्युंजय, विक्रांत? नहीं सर अभी तो नहीं है। सुनील, सुमित, अजय, सतीश, तुम्हें कोई प्रॉब्लम? हाँ सर। मृत्युंजय तुम्हें बताओ। हाँ सर अभी तो ठीक है। तो यहाँ पर हमने मेथड एक ऐड किया और इस मेथड को हमने यहाँ पर ऐड करवा दिया रीड यूजर डेटा, ठीक है। तो अब रीड यूजर डेटा करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर हमें एक इंटेंट डालना पड़ेगा क्योंकि इसको हमें नेक्स्ट एक्टिविटी पे लेके जाना है। डिस्प्ले कहाँ कराएंगे, लिस्ट पर, है ना? यस। तो इसके लिए हम सबसे पहले फटाफट एक एक्टिविटी बनाते हैं, जल्दी से एक एक्टिविटी क्रिएट करिए। इसी ऐप के ऊपर राइट क्लिक करके, ये तरीका आपको पता ही है कैसे बनाते हैं। तो एक्टिविटी करके यहाँ पर एम्प्टी एक्टिविटी बनाएंगे और एम्प्टी एक्टिविटी की जगह पर यहाँ पर कर देंगे रीड ऑल डेटा या डिस्प्ले ऑल डेटा, जो भी आप बनाना हो, रीड ऑल डेटा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक एक्टिविटी क्रिएट करी, इसको लॉन्चर नहीं बनाना, ये ध्यान रखिएगा। यस सर। डन सर। So created everyone? Yes sir. Okay great. तो अब जब तक ये ऐड हो रहा है तब तक हम लोग अडेप्टर के ऊपर क्लिक करते हैं और एक नया अडेप्टर बनाते हैं। यहाँ पर हमारे पास होगा DB अडेप्टर, डेटाबेस अडेप्टर,
तो इसका नाम दे दीजिएगा DB अडेप्टर। अब इसको हम कहाँ बना रहे हैं, अडेप्टर पैकेज के अंदर बना रहे हैं, अलग नहीं बना रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसको हमने नाम दे दिया DB अडेप्टर, एक्सटेंड्स कर देंगे बेस अडेप्टर से। ठीक, और इसके अंदर मेथड ऐड कर देंगे, वही सारे मेथड जो हम लोग पहले ऐड किए थे। क्लियर है? Yes, sir. ओके, तो यहाँ पर हमारा एक अडेप्टर रेडी हो गया, और अडेप्टर रेडी हो गया, दैट मीन्स अब हमें क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा काम हमें अब अप्लाई करना है। ठीक है, तो इस जगह पर हम लोग क्या करेंगे, जो भी डेटा हमारा बन के आ रहा है वो एरे लिस्ट से आएगा। तो यहाँ पर हम एक प्राइवेट बना लेते हैं एरे लिस्ट, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपना यूजर का डेटा डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया, एक यूजर, और इसका नाम रख देंगे यूजर्स। ठीक, फिर यहाँ पर एक प्राइवेट कॉन्टेक्स्ट बना लेते हैं, क्योंकि इसमें कॉन्टेक्स्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पर हम एक कॉन्टेक्स्ट बना लेते हैं। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बना के रख लो, काम आ जाएगा आगे। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट बेसिकली जो हम लोग एक्टिविटी बनाते हैं उसी का एक्सटेंशन होता है। तो जहां पर हम एक्टिविटी नहीं लिख पाते वहां पर हम कॉन्टेक्स्ट लिख देते हैं। याद है बचपन में हम लोग पढ़ते थे रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट? यस सर। है ना, तो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, संदर्भ सहित व्याख्या, है ना। तो वही चीज, तो संदर्भ किसका है हमारा, तो वही कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर लाया है। क्लियर है? हाँ, क्या कह रहा है, नहीं समझ में आया? चलो, अगर नहीं आया कोई बात नहीं, तो ऑल्ट इंसर्ट कर देंगे और कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे, और कंस्ट्रक्टर के अंदर हम कंटेक्स्ट पास कर देंगे। ओके, तो कंटेक्स्ट और ये दोनों चीजें हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम इसको ऐड करवा देते हैं। तो यूजर और कंटेक्स्ट दोनों हमने यहाँ पर ऐड करवा दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? और इसके बाद गेट काउंट करके यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमने अभी यूजर्स बनाए हैं, तो यूजर्स डॉट साइज कर देंगे कि कितना डेटा आ रहा है। ठीक है, बाकी सारे मेथड्स को ऐसे ही छोड़ देंगे, बाकी सारे मेथड्स में हमें कुछ नहीं करना। अब इसको यहाँ पर बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये अब थोड़ा सा टिपिकल चीज हो रही है। ठीक है, हेलो? यस सर। क्लियर? तो अब फटाफट हम लोग एक XML बनाते हैं, जैसे हम लोग लास्ट टाइम अपने XML बनाए थे उसी तरीके के एक अलग से एक XML बनाते हैं, और लेआउट पे क्लिक करेंगे, न्यू पर जाएंगे और लेआउट रिसोर्स फाइल बनाएंगे। चलिए इसको हम दूसरे तरीके से करते हैं, एक कार्ड व्यू बनाते हैं। तो साथ ही साथ में हम आपको कार्ड व्यू बता देते हैं। हेलो? हाँ सर। है ना, तो ऐप के ऊपर राइट क्लिक करिएगा, ऐप के ऊपर ये जो ऐप लिखा हुआ है इसी के ऊपर राइट क्लिक करिएगा, और न्यू पर जाइएगा, यहाँ पर लिखा होगा ओपन मॉड्यूल सेटिंग्स। यस सर। ओपन मॉड्यूल सेटिंग्स में जाएंगे, और लास्ट टाइम जैसे हम लोगों ने डिपेंडेंसी सेलेक्ट की थी, तो डिपेंडेंसी सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर हम प्लस पे क्लिक करेंगे तो प्लस पर आ जाएंगे, और लाइब्रेरी डिपेंडेंसी सेलेक्ट करेंगे। ओके, गॉट इट? यस सर। ये क्या आएगा? हाँ, क्या चीज, क्या कह रहे हो? ये कल बताया था आपने क्या? नहीं, ये तो आज ही बता रहे, तो कल बताया नहीं हमने। ये क्यों, ये करते क्या? क्या चीज, क्या चीज? ये सुमित क्या कह रहे हो? हेलो? हेलो?
हाँ हेलो हाँ बोलो सर, ये क्यों कर रहे हैं हम? ये हम Double डिपेंडेंसी ऐड कर रहे हैं, एक डिपेंडेंसी ऐड करना चाह रहे हैं कार्ड व्यू के नाम से। ओके। कार्ड व्यू तो जानते हो ना, पढ़ चुके हो ना कार्ड व्यू पहले? हाँ मतलब वो व्यूज है, लीनियर व्यू, हाँ लीनियर हाँ हाँ वो हाँ बिल्कुल उसी तरीके से, कॉन्टेक्स्ट। करेक्ट 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 करेक्ट। ओके ठीक है, तो यहाँ पर हमने कार्ड व्यू ऐड किया, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा androidx.cardview। मिल गया सभी को? यस सर मिल गया। उसको ओके कर दीजिएगा और इसी तरीके से फिर से एक बार प्लस पे क्लिक करिएगा और रिसाइकलर सॉरी लाइब्रेरी डिपेंडेंसी में यहाँ पर चूज करेंगे रिसाइकलर व्यू। यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा रिसाइकलर व्यू। मिल गया सभी को? यस सर। यहाँ से आप गूगल वाला रिसाइकलर व्यू सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद इसको ओके कर देंगे। ठीक, और फिर इसके बाद अप्लाई करके ओके कर दीजिएगा। हो गया, सभी का ऐड हो गया? यस सर। यस अजय, एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम हो रही है तो बताओ अजय। अजय, आर यू गेटिंग माय वॉइस? हाँ तो अजय रिप्लाई तो करो एक बार, पता तो चले। आई एम आस्किंग, ये सारी जो चीजें हम आपको बता रहे हैं समझ में आ रहा है कि नहीं? बिकॉज यू हैव ज्वाइंड लेट, सो ये चीजें आपको क्लियर हो रही हैं कि नहीं? चलिए, तो जो हम लोगों ने अभी XML बनाई है इसको हम यूज करते हैं। तो XML क्रिएट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो लेआउट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, न्यू पर जाएंगे और यहाँ पर रिसोर्स फाइल, लेआउट रिसोर्स फाइल सेलेक्ट करेंगे और इसकी जगह पर यहाँ पर हम चूज करेंगे लीनियर लेआउट या रिलेटिव लेआउट। आप रिलेटिव लेआउट लेना चाहो रिलेटिव लेआउट ले लीजिए, ठीक है। और इसके अंदर इसका दे देते हैं माय डेटा लिस्ट, इसका नाम दे दीजिए माय डेटा लिस्ट, कुछ भी नाम दे दीजिए, वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ से हमने माय डेटा लिस्ट की एक XML बना ली। क्लियर है? समझ में आ रहा है गाइस? नहीं समझ में आ रहा तो बता दीजिएगा अभी भी। सर लीनियर और रिलेटिव में क्या अंतर है? रिलेटिव जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, मतलब वहां पर कंपोनेंट जो लगाते हैं वो एक दूसरे से रिलेट करके लगाते हैं, ठीक है। तो ये हमें पूरा जो ये जो लेआउट बन रहा है ना, जो व्हाइट स्क्रीन आप देख रहे हो इधर, यस सर। ये हमें पूरी फ्रीली अवेलेबल हो जाती है कि हम यहाँ पर किसी भी कंपोनेंट को कहीं पर भी लगा सकते हैं, एनीवेयर। तो लीनियर में भी तो ऐसे भी था ना? नहीं, लीनियर में दो ओरिएंटेशन होते हैं, या तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, ठीक है। तो जब इसमें, हाँ इसमें मतलब हम टेढ़ा करके भी लगा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, इसमें आप टेढ़ा करके भी लगा सकते हो, इधर से उधर एडजस्टेड करके लगा सकते हैं, जैसी इच्छा वैसा लगा लो। हाँ बिल्कुल, आप फ्री हो उसको कहीं पर भी पेस्ट करने के लिए। देखो यहाँ पर अगर हम ये चूज करते हैं तो जैसे हमारे पास ये बटन है तो इसको हम यहाँ पर रख दें। अब देखो यहाँ पर हमने रखा तो ये बटन हमारा यहाँ आ रहा है, देखो है। तो अब ये रिलेट कर रहा है किससे? हमारे बाहर वाले लेआउट से। अब इसी का दूसरा बटन अगर हम सेट करेंगे तो ये बटन यहाँ सेट हो गया, ठीक है। तो अब पोजीशनिंग वगैरह में इसकी सेट करनी पड़ेगी, इस वजह से ये अभी शिफ्ट हो रहा है, नहीं तो ये बिल्कुल फ्री हो सकता है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? हेलो सर तो इसमें बटन्स ओवरलैप हो गए। हाँ वही तो बता रहे कि यहाँ पर इसी को पोजीशन करने के लिए फिर हम करेंगे ना,
इसी के लिए पोजीशन करने के लिए फिर लीनियर लेआउट इसके अंदर डालेंगे। यस सर। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या चूज करेंगे, इसके अंदर हमें कार्ड व्यू लगाना है। तो कार्ड हम यहाँ पर डिजाइन करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कार्ड व्यू। ये लिखा है हमारा कार्ड व्यू। अब कार्ड व्यू कैसा बनेगा, मैच पेरेंट रैप कंटेंट। और कार्ड व्यू की एक आईडी दे देंगे कार्ड व्यू। ठीक। और यहाँ पर एक पैकेज नेम डाल देंगे APPNS करके। ये आप जानते हो पैकेज नेम आ जाएगा। तो यहाँ पर हम कार्ड जो बनाएंगे उसका कार्ड का एलिवेशन डालेंगे। कार्ड एलिवेशन 8 DP कर देंगे, जो हम लोग लास्ट टाइम कर रहे थे, देखा था, याद है ना? उसमें थोड़ा सा एलिवेट करने के लिए आता है ना थोड़ा सा। अरे वो कैसे डाला आपने पैकेज नेम? यहाँ पर रिलेटिव लेआउट के ऊपर जाओ, वहां पर APPNS लिख दो। यस सर, आ गया। आ गया सभी का? तो इस तरीके से हमने यहाँ पर एक कार्ड बनाना शुरू करेंगे। तो ये हमारी कार्ड की प्रॉपर्टीज होती हैं। और थोड़ा सा अगर आप कार्ड को अंदर करना चाहते हो तो यहाँ पर आप मार्जिन लगा सकते हैं। मार्जिन इसको आप चाहो तो मैच पेरेंट कर लो, या आई थिंक एक काम करिए, इसको आप दे दीजिए लगभग 200 DP, और इसको कर दो 205 DP। मार्जिन इसको कर देंगे 10 DP। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ये कुछ ऐसा बन जाएगा, दिख रहा है? अगर आप इसमें हल्का सा कलर वगैरह कुछ डालना चाहते हैं तो आप इसमें कलर वगैरह भी डाल सकते हैं। ठीक है। बैकग्राउंड अगर आप कार्ड पर कुछ बैकग्राउंड कलर डालना चाहते हो तो कार्ड बैकग्राउंड कलर आता है, तो आप यहाँ पर #FFF करके कलर डाल सकते हैं। हल्का सा कोई भी कलर आप डाल लो, जो भी आपको पसंद आए। सर हम #FF करके वो बाजू में वो आ जाएगा, उसके बाद चेंज कर सकते हैं। उसी के ऊपर क्लिक करके हाँ उसका कलर आप चेंज कर लीजिएगा। ठीक है। अगर आपको ये ज़्यादा लग रहा है, हमारे ख्याल से ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, इसको 100 DP कर दो, या 150 DP सफिशिएंट, या 100 DP सफिशिएंट। 105 कर लेते हैं, 105 सॉरी, 150 है तो 152 कर लेते हैं, 152 DP। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर जल्दी से हम लीनियर लेआउट एक बनाते हैं, और लीनियर लेआउट के अंदर मैच पेरेंट रैप कंटेंट करेंगे। रैप कंटेंट करने के बाद इसके अंदर हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, अगेन एक लीनियर लेआउट। अच्छा, यहाँ पर ओरिएंटेशन इसको देना पड़ेगा, ओरिएंटेशन वर्टिकल, और इसके अंदर फिर से एक लीनियर लेआउट लगाते हैं। लीनियर लेआउट मैच पेरेंट रैप कंटेंट, और इसके अंदर ओरिएंटेशन जो हम सेट करेंगे वो हो जाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। हमें क्या दिखाना है, टेक्स्ट व्यू। तो टेक्स्ट व्यू का हमने यहाँ पर रखा यहाँ पर हमने रखा 100 DP, विड्थ हमने रखी 100 DP, हाइट हमने रख दी रैप कंटेंट, और इसके बाद इसको हमने क्लोज कर दिया। इसका हमने टेक्स्ट दे दिया, टेक्स्ट क्या बोलते हैं, ID UID।
UID कॉलन। अब समझ में आ गया क्यों बनाया है सामने। लेआउट वेट कर देंगे यहाँ पर 1 और इसके बाद एक टेक्स्ट व्यू हमने फिर से यहाँ से उठाया, कॉपी किया और यहाँ पर इसके नीचे लाके पेस्ट कर दिया। दिख रहा है ऊपर देखिए कॉर्नर पर आपको मिल गया। और इसकी जो विड्थ करेंगे ये मैच पेरेंट हो जाएगी। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि हमने ये क्या किया हुआ है। मतलब पहला वाला जो हमारा था उसके अलावा जितना ही बचा था उसमें वो पूरा आ गया। हाँ बिल्कुल सही। तो वो प्रॉपरली उसके अंदर फिट हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। है ना? तो यही चीज हमने यहाँ पर इसके अंदर अप्लाई कर रखी है। तो अगर आप टेक्स्ट साइज दे देते हैं इसको, टेक्स्ट साइज अगर आप देना चाहें तो यहाँ पर टेक्स्ट साइज आप 18 SP कर सकते हैं ताकि वो थोड़ा सा अच्छा दिखाई देने लगेगा। 18 SP के आप 15 SP कर लो, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, और इसको हम कर देंगे टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड। ठीक है, तो थोड़ा सा डार्क दिखेगा ये, इसको भी टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड कर देते हैं। और इस सेकंड वाला जो टेक्स्ट व्यू लगाया इसकी हम आईडी दे देंगे, आईडी यहाँ पर हम इसका कर देंगे यूआईडी टेक्स्ट। ठीक है, समझ में आएगा इसकी नहीं? अभी बता दें, क्लियर है ना गाइस? बोल तो दिया करो। यस सर। हाँ तो पता तो चले कि हाँ समझ में आया कि नहीं। ठीक, अब ये जो अंदर वाला लीनियर लेआउट था, ये जो हॉरिजॉन्टल वाला लीनियर लेआउट था, इसी को हमने यहाँ से कॉपी किया और कॉपी करने के बाद इसी बाहर वाले लीनियर लेआउट के अंदर पेस्ट कर देंगे 3 बार। तो ऑटोमेटिकली देखिए वहां पर आ जाएगा पूरा। दिख रहा है ना? हेलो? यस सर। है ना? अच्छा, एक काम आप और कर सकते हैं इसी के अंदर, डू वन थिंग मोर, कि ये जो आपने हॉरिजॉन्टल लगाया ना, इसको आप मार्जिन टॉप कर लीजिए 10 dp, तो हल्का सा ये ऊपर से शिफ्ट हो जाएगा, तो जरा सी गैपिंग आ जाएगी। हर लीनियर लेआउट जो अभी कॉपी पेस्ट किया ना उसके अंदर डाल दीजिएगा। तो बाहर वाला सबसे बाहर वाला ग्रेविटी था, लीनियर लेआउट था, उसके अंदर लेआउट ग्रेविटी सेंटर कर दीजिएगा, तो ये बिल्कुल बीच में फिक्स हो जाएगा, ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा, बिल्कुल बीच में फिक्स होगा कार्ड के। ओके सर। ठीक है, हो गया? ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने ये वाला जो लिखा था यूआईडी, फिर अगला क्या है हमारे पास? नेम था ना, यू नेम था। यू नेम। ठीक है, तो यू नेम हो जाएगा या यूजर नेम, जो भी आप लिखना चाहो, नेम लिख दो। ठीक, तो यहाँ पर आ जाएगा नेम टेक्स्ट। फिर अगला क्या हो जाएगा यहाँ पर? नेम के बाद क्या आएगा? ईमेल, है ना? तो यहाँ पर आ जाएगा ईमेल टेक्स्ट। और लास्ट वाला क्या था? कॉन्टैक्ट, राइट? यस सर। तो लास्ट वाला जो होगा कॉन्टैक्ट होगा, तो इसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, तो इसको 120 कर लीजिएगा, तो ये कॉन्टैक्ट में आ जाएगा 120 विथ का। तो कॉन्टैक्ट टेक्स्ट। ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस सर। बढ़िया दिख रहा है कि नहीं? देखो बताओ आप। सर बढ़िया दिख रहा है ना? तो अब
जो आप लेआउट बनाओगे ना, जब कार्ड बन के आएगा तो देखोगे थोड़ा सा उभरा हुआ नजर आएगा ये। क्लियर है? यस सर। हाँ ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया। अगर आप थोड़ा थोड़ा एक काम और करना चाहें तो इसके अंदर आप एक काम और कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो, मतलब आपकी मर्जी है। इसके अंदर ये जो आपने टेक्स्ट व्यूज डाले हैं, इसके अंदर पैडिंग डाल दीजिए। अगर आप पैडिंग, तो पैडिंग 5 dp या 3 dp की पैडिंग कर दीजिएगा, तो ये आप ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला होगा पैडिंग, 3D लुक के लिए। हाँ 3D लुक के लिए, यू कैन से इट 3D लुक के लिए। सर इसमें मतलब कलर भी तो डाल सकते हैं ना अपन? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप जिस तरीके से जैसा डेकोरेट करना चाहते हैं डियर, आप वैसा डेकोरेट कर लो। ये तो हम सब आपको असाइन मतलब तरीका बता रहे कि कैसे किया जाता है। हर प्रॉपर्टी के बारे में बता रहे कि आप वो कैसा दिखेगा, कैसा लग रहा होगा, ये सारी चीजें बता रहे हैं। ठीक है, तो नाउ दिस विल लुक्स गुड। अब ये थोड़ा सा देखने में सही लगेगा, या हाँ बिल्कुल सही लगेगा। फाइन, समझ में आया गाइज? तो चलिए हमारा लेआउट बन गया। अब इसको हम कर देंगे क्लोज, मॉडल को कर देंगे क्लोज। मॉडल से हमें कोई मतलब नहीं रह गया है। डीबी हेल्पर हमारे पास ये बनी गया, तो इसको भी हम क्लोज कर देंगे। अब बचा हमारे पास अडेप्टर। तो अब हम यहाँ पर अडेप्टर के अंदर आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे व्यू। सबसे पहले लिखेंगे व्यू, या आप एक काम कर सकते हो, व्यू बनाने की जगह बनाओ व्यू होल्डर। व्यू होल्डर। अब एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पर व्यू होल्डर जैसे आप लिखोगे ना, ये रेड कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो ये काम मत करना। ठीक है, तो यहाँ पर ऐड मत कर देना इसको गलती से, ये ऐसे ही रहेगा। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे इफ कन्वर्ट व्यू इज नॉट इक्वल्स टू नल। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें लिखना है लेआउट इन्फ्लेटर। यहाँ पर हमें चाहिए होगा लेआउट इन्फ्लेटर। इन्फ्लेटर इज इक्वल्स टू हाँ ठीक है, तो लेआउट इन्फ्लेटर इज इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट सिस्टम सर्विस। फिर इसके अंदर लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट डॉट लेआउट इन्फ्लेटर सर्विस। ये हमने कर दिया। और इसको टाइप कास्ट कर देंगे। बनाया, हो गया। Up arrow. Exiting narrator. अब यहाँ पर जो हमने बनाया है व्यू नल, सॉरी रिटर्न नल, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्लास बनानी पड़ेगी पब्लिक। सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर एक क्लास बनानी पड़ेगी पब्लिक स्टैटिक, या प्राइवेट स्टैटिक बना लो, प्राइवेट स्टैटिक भी चलेगा। प्राइवेट स्टैटिक क्लास व्यू होल्डर। ठीक है, प्राइवेट स्टैटिक क्लास व्यू होल्डर।
ठीक है गाइस, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? अरे व्यू होल्डर से हम क्या करेंगे? हाँ, क्या कह रहे हो? हेलो हेलो हाँ बोले सर, व्यू होल्डर से हम मतलब जो हमारा डेटा रिट्रीव होगा उसको होल्ड temporary करवाना है। मतलब हाँ, उसको होल्ड करवाना है, मतलब जो अभी हमने 4 टेक्स्ट व्यूज बनाए ना, यस सर। तो वो 4 टेक्स्ट व्यूज हमारे कहाँ पर हैंडल होंगे ये तो बताना पड़ेगा ना उसको कि कहाँ हैंडल करना है हम। सर ये मेमोरी में मतलब रैम में होगा? नहीं, ये एज एन ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये क्लास जो बनेगी तो वो एक ऑब्जेक्ट बनाएगी, वो ऑब्जेक्ट पूरा पूरा हम यूज करेंगे। ओके सर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं बताओ? यस सर। ओके, सो यहाँ पर हम बनाएंगे यूजर, यूजर इज इक्वल्स टू मॉडल, सॉरी यूजर्स, यहाँ पर आ जाएगा यूजर्स, यूजर्स क्यों नहीं दे रहा भाई? एक मिनट, स्टैटिक बनाया ना, स्टैटिक हटा दो, एक मिनट इसको। यूजर्स, हाँ, यूजर्स डॉट गेट पोजीशन। गेट पोजीशन क्यों नहीं ले रहा है भाई? चलो देखते हैं। तो यहाँ पर एक क्लास बनाते हैं व्यू, व्यू इज इक्वल्स टू लेआउट इन्फ्लेटर, इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट आर डॉट लेआउट, आर डॉट लेआउट डॉट, यहाँ पर हमने माई डेटा लिस्ट बनाई थी ना, माई डेटा लिस्ट कॉमा, यहाँ पर आ जाएगा फॉल्स, नहीं नहीं, यहाँ पर आ जाएगा, हाँ फॉल्स ही दे देंगे। फॉल्स देने की क्या जरूरत है? पेरेंट नहीं, नल। अब ठीक है। तो अब यहाँ पर जो हम आइटम ऐड करेंगे वो हमारा आइटम जो होगा वो होगा होल्डर 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 गड़बड़ कर रहा है कहीं कहीं, सही बना है फिर हमारा यहाँ क्यों गड़बड़ है? अब ठीक है। होल्डर, होल्डर इज इक्वल्स टू न्यू होल्डर, देन होल्डर डॉट कुछ गड़बड़ हो रही, कहीं गड़बड़ हो रही है, कहाँ हो रही है ये नहीं समझ में आ रहा है। होल्डर
user then folder तो आएगा नहीं, यूजर गेट यूजर हो जाएगा। कुछ गड़बड़ हो रही है अभी भी, कहीं पर तो गड़बड़ है। एक सेकंड गाइस, जरा देखने दो, कुछ कहीं प्रॉब्लम फंसा रहा है। ये कहाँ प्रॉब्लम फंसा रहा है ये नहीं समझ में आ रही। यूजर्स डॉट गेट पोजीशन, पोजीशन क्यों नहीं मिल रही इसको? तो प्राइवेट के कारण तो नहीं हो रहा? प्राइवेट तो नहीं, क्योंकि इनर क्लास बनती है तो प्राइवेट तो बनती नहीं है। कुछ तो गड़बड़ हो रही है, कहीं जरा सी गड़बड़ है तभी नहीं आ रहा है। चलो एक काम करो गाइस, सुनिए। हेलो। यस सर। यस सर। तो अभी आज हम लोग यहीं तक छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम भी हो चुका है ऑफ कोर्स। तो इसको अभी यहाँ तक ही आप छोड़ दीजिएगा। विल कंटिन्यू विद दिस ऑन टुमारो। ओके सर। ठीक है। ओके सर। ओके सर। तो हम लोग इसको फिर आगे कल कंटिन्यू करते हैं। ठीक सर। ठीक है। यस सर। यहाँ तक में कोई एरर नहीं आएगी तो इससे कोई परेशानी की बात नहीं है। इसके आगे फिर फर्दर हम लोग देखते हैं। ठीक। ओके सर। ओके गाइस, ओके, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट। थैंक यू सर। हेलो सर। हाँ जी सर, ये मैंने एक डिजाइन बनाई थी तो उसमें हाँ, क्या कह रहे हो? तो मैंने ये XML। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही सुनील। हेलो। हाँ ये मैंने एक डिजाइन बनाई थी तो उसमें कुछ एरर आ रही है, तो वो चेक कर लो आप। चलो स्क्रीन शेयर कर दो एक बार, फटाफट देख लेते हैं।